सोचकर तन्वी ने नफरत और गुस्से से अंशी को देखा। चाहे कुछ भी हो, वो इस लड़की को आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। फिर उसकी दर्द उसकी नफरत और गुस्से पर हावी हो गया। उसकी पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाली हो। बचपन से लाड प्यार में बड़ी होने की वजह से उसने इतना दर्द कभी नहीं सहा था, इसलिए उसे इस वक्त हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। दीप्ति और सेलिना जल्दी से उसके पास चली गई। अब तक मॉल का मैनेजर भी वहां आ गया था। मैनेजर को देखते ही उन चारों की आंखों में चमक आ गई। लीजा तो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी गाल पर थप्पड़ लगा था, जिस वजह से उसकी गाल बुरी तरह से दर्द कर रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोल पाई। पर सेलिना जल्दी से आगे गई और बोली, मैनेजर देखो, तुम्हारे इस मॉल में क्या हो रहा है। इस लड़की की इतनी हिम्मत जो ये हमें पीट रही है, क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? तन्वी ने भी जब मॉल के मैनेजर को देखा तो उसके अंदर भी हिम्मत आ गई और लीजा दीप्ति भी खुश हो गई। उन लोगों ने पहले भी मैनेजर को देखा था और उसने उन्हें ग्रिड भी किया था। और तो और तन्वी यहाँ जब पहली बार आई थी तो अपनी मोम और भाई के साथ आई थी, क्योंकि ये मॉल यहाँ का सबसे बड़े मॉल में से एक था। इसीलिए यहाँ कई सारी लग्जरी ब्रांड की स्टोर अवेलेबल थी जो उसे काफी पसंद थी। जब यह मॉल ओपनिंग हुई थी तो वह अपनी मॉम और वेद भाई के साथ आई थी। वो तो कई सारी लग्जरी ब्रांड स्टोर में वीवीआईपी कस्टमर भी थी और मॉल का मैनेजर जानता था कि वह कौन है, और उसकी मोम ने उसे लग्जरी ब्रांड के लिए भी कार्ड दिया था, जिस वजह से वो यहाँ ब्रांड स्टोर में जब नए कपड़े आते थे तो उसे फोन करके बता दिया जाता था। वहीं मैनेजर ने सामने सिचुएशन को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे भी अच्छी तरह से पता था कि सामने जो लड़कियां हैं वो सब बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और नीचे जो लड़की पड़ी हुई है वह सिंघानिया फैमिली की इकलौती बेटी है, जिसे वह सब राजकुमारी की तरह रखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसने उनकी मॉल में इतने बड़े बड़े फैमिलीज की बच्चों को मारने की हिम्मत की। अंशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, पर तन्वी और बाकी तीनों इस वक्त हमने खड़ी लड़की को सबक सिखाना चाहते थे। चारों मन ही मन बोले, अब जब मैनेजर यहाँ है तो हम भी जरा देखें कि ये लड़की क्या करती है, कितनी अकड़ दिखाती है। वहीं मैनेजर ने अभी तक अंशी को नहीं देखा था, क्योंकि अंशी थोड़ा पीछे थी और सामने दीप्ति, लीजा और सेलिना खड़े थे। इसलिए जब वह सामने आया तभी उसने अंशी को देखा। अंशी को देखते ही उसकी आंखों में दहशत आ गई। वो जल्दी से नीचे झुक गया और बोला, हेलो बॉस, आज आप मॉल आ रही है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि आप मॉल में आ रही है तो मैं मॉल को खाली करवा देता। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बॉस कितनी ज्यादा डेंजरस और ठंडी है, उससे तो कोई नहीं उलझ सकता। पर उसने मास्क में भी उसे देखकर पहचान लिया। अंशी ने बस ठंडे भाव से उसे देखा पर कुछ नहीं बोली। वहीं तन्वी, लीजा, दीप्ति, सेलिना चारों इस वक्त हद से ज्यादा हैरान थी। उन्होंने तो सोचा था ये मैनेजर उनकी मदद करेगा और इस लड़की को सबक सिखाएगी, पर यह मैनेजर तो उसे लड़की के सामने ही झुक रहा है। तभी उनके दिमाग में कुछ आया। मैनेजर ने बॉस कहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की ही इस मॉल की ओनर है? नहीं, कैसे हो सकता है? उन्होंने तो सुना था इस मॉल को ग्लोबल इंडस्ट्री ने बनाया है और बाकी जगह डेवलप किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की ग्लोबल इंडस्ट्री की ओनर की बेटी हो, इसीलिए ये मैनेजर इस लड़की से इतनी इज्जत से बात कर रहा हो? तन्वी को छोड़कर यहाँ खड़ी तीनों क्यों में से किसी की भी फैमिली बैकग्राउंड या फिर बिजनेस ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं थी। अंशी ने ठंडे भाव से मैनेजर को देखा और बोली, इन सभी कचरों को गार्ड से कहकर यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहकर उसने प्रियांशी की हाथ को पकड़ा और वहां से चली गई। वो इन लोगों को और भी ज्यादा सबक सिखाना चाहती थी, पर प्रियांशी के सामने वह कुछ ज्यादा नहीं करना चाहती थी, वरना प्रियांशी फिर से डर जाएगी। उसे हमेशा से अपनी पास्ट से डर लगता था। वहीं मैनेजर अपनी बॉस की ऑर्डर से हैरान था, पर वह बस अपनी डेविल बॉस की ऑर्डर को फॉलो ही कर सकता था। उसने जल्दी से गार्ड्स को बुलाया। तन्वी उठ भी नहीं पा रही थी। चारों चिल्ला रहे थे, उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे थे।
तन्वी को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था और गंदा एहसास हो रहा था, क्योंकि आज तक किसी भी गार्ड ने उसे नहीं छुआ था। उसके घर वाले भी उसे सावधानी से प्यार से छूते थे ताकि कहीं उसे चोट न लग जाए। और यहाँ ये गार्ड उसे घसीट कर ले जा रहे थे। क्या इन्हें पता भी है कि वह सिंघानिया फैमिली की इकलौती बेटी है? उनकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसी बर्ताव करने की? वहीं अंशी प्रियांशी को लेकर घर के लिए निकल गई। प्रियांशी का मूड आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा ठीक हो चुका था। अब वह डर भी नहीं रही थी। अंशी ने उसे घर छोड़ा तो वो खुशी खुशी काशी जी को सब कुछ दिखाने लगी, जो आज उसने अपनी मासी के साथ शॉपिंग किया था। अंशी वहां कुछ देर के लिए रुकी, फिर वहां से विला के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में इस वक्त दिग्विजय जी, विराज और वेदांत तीनों साथ में घर आ गए थे और इस वक्त दादाजी, दादी माँ और अंजलि जी के साथ हाल में बैठे हुए थे। वेदांत अभी भी अंशी की सोच में ही डूबा हुआ था। आज उसने इतना बड़ा सच सुना था कि उसे उस पर भरोसा करने के लिए भी थोड़ा वक्त लगा। तभी उन सबकी नजर मैन हॉल में आ रहे लोगों पर पड़ी। सब परेशान हो गए क्योंकि इस वक्त दीप्ति और सेलेना दोनों तन्वी को पकड़कर अंदर लेकर आ रहे थे। लीजा को थोड़ा ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए वह पहले हॉस्पिटल चली गई थी। तन्वी की हालात इस वक्त बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे मारा हो। दीप्ति और सेलेना दोनों उसे अंदर ले आई। गार्ड जो आए थे और स्टाफ भी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। अंजलि जी इस वक्त बहुत परेशान हो गई अपनी बेटी की हालत देखकर। उन्होंने जल्दी से तन्वी को बैठाने के लिए कहा। दोनों ने तन्वी को सोफे पर बैठा दिया और वो भी उसके पास ही बैठ गए। अंजलि जी ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बच्चा? आपको चोट कैसी लगी और आप चल क्यों नहीं पा रही हैं? वहीं दिग्विजय जी, विराज और वेदांत भी थोड़े परेशान होकर उसे देखने लगे। बचपन से वो उनकी बेटी थी। अब ब्लड रिलेशन नहीं है, इसका मतलब नहीं कि उसकी थोड़ी केयर भी ना करे। तन्वी अपनी मॉम की गले से लगकर रोने लगी। अब जाकर उसे सुकून मिला था, करना उसकी पेट में इतनी ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह घर तक नहीं आ पाएगी। तभी सेलेना ने गुस्से में मॉल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। सेलेना की बात सुनकर तो सब और भी हैरान हो गए और अंजलि जी, दादाजी, दादी माँ तो गुस्सा भी हो गए। उन्हें ये भला कैसे बर्दाश्त होता कि किसी ने उनकी बच्ची को मारा है, वह भी ऐसे मारा है कि वह खुद चल भी नहीं पा रही है। भला किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने सिंघानिया फैमिली की इकलौती राजकुमारी को मारा? अंजलि जी थोड़ी गुस्से से बोली, ऐसा किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारी बच्ची को मारने की? दादाजी भी अपनी पोती को इस हालत में देखकर थोड़े गुस्से में थे। अंजलि जी ने तन्वी की तीनों दोस्तों की तरफ देखा तो दीप्ति बोली, हम जिस इन्फिनिटी मॉल में गए थे उस मॉल की ऑनर है शायद। उस मॉल का मैनेजर उसे लड़की को बोस कह रहा था जिस लड़की ने हम चारों को मारा, और उसने गार्ड से कहकर हम सबको मॉल के बाहर भी फेंक दिया। वहां पर हम सबकी बहुत इंसल्ट हुई है। आंटी, आपको तन्वी के लिए बदला लेना होगा। उनकी सारी बातें सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि उन सबको अच्छी तरह से पता था कि इन्फिनिटी मॉल ग्लोबल इंडस्ट्री ने खोला है। अगर मॉल का मैनेजर किसी को बोस कहे, या तो वह लड़की सच में ग्लोबल इंडस्ट्री की बोस होगी या फिर उसकी बेटी। ग्लोबल इंडस्ट्री की बात आते हैं, दिग्विजय जी, विराज और वेदांत तीनों ने ठीक से ध्यान दिया। वेदांत को विराज ने बताया था कि ग्लोबल इंडस्ट्री उसकी बहन की मदद करती है और शायद हो सकता है उसकी बहन उनसे जुड़ी हुई हो, इसलिए वो थोड़ा एक्साइट भी हो गया था, पर जानना चाहता था कि कहीं वह उसकी बहन ही तो नहीं थी। इसलिए उसने पूछा, अच्छा तो किसकी हिम्मत हुई मेरी बहन को मारने की? विराज और दिग्विजय जी ने आंखें छोटी करके उसकी एक्टिंग को देखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं तन्वी को लगा उसका भाई उसके लिए बहुत परेशान है और बदला लेना चाहता है। लीजा, दीप्ति और सेलेना ने भी वही सोच जो इस वक्त तन्वी सोच रही थी। अपने तो कभी कभी तन्वी की किस्मत से जलन होती थी। इतनी रिच रॉब रॉय फैमिली की बेटी जो दुनिया की टॉप 10 रिच फैमिलीज में से एक है, और उसकी शादी राजपूत फैमिली में विक्रम राजपूत से होने वाली है,
जो अभी सबसे अमीर है। उन सबको पता नहीं था कि तन्वी विक्रम की सगाई तो टूट चुकी है। उन्हें तो लगता था तन्वी इस फैमिली में जन्म होकर बेहद ज्यादा खुशकिस्मत है। घर में सब उसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और 5 भाई हैं जो उस पर जान छिड़कते हैं, उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। वो जो भी कहती है उसे मिल जाता है। यही तो सबसे अच्छी किस्मत है। सेलिना ने अंशी के बारे में सब कुछ बताया, पर उसने उसकी चेहरे के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी चेहरे पर मास्क था। तभी तन्वी कुछ सोचते हुए बोली, भाई मुझे उस लड़की को देखकर लगा जैसे मैंने पहले कहीं पर उसे देखा है। वो बिल्कुल उसे लड़की की तरह लग रही थी। इतना कहकर वह रुक गई। वो अपने दोस्तों के सामने ये नहीं कहना चाहती थी कि उसने जिस लड़की को देखा वह विक्रम की मंगेतर जैसी लग रही थी। अगर उसने ऐसा कहा तो उसके दोस्तों को पता चल जाएगा कि विक्रम ने किसी और से सगाई कर ली है। उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए वो बोली, उसे दिन सगाई में जो लड़की आई थी, मॉल वाली लड़की बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। उसकी फेस पर भी मास्क था और आंखें भी सेम थी। तन्वी की बात सुनकर दिग्विजय जी और वेदांत हैरान हो गए। दिग्विजय जी और वेदांत को भी कुछ एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी अंशी और विक्रम की मंगेतर एक ही हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी प्रिंसेस भला विक्रम से शादी करने के लिए इतना दूर क्यों जाएगी? जरूर तन्वी को कोई गलतफहमी हुई होगी। हेजल आंखें तो उनकी प्रिंसेस की भी है, हो सकता है वो उनकी प्रिंसेस ही हो। वहीं विराज परेशान था। ये अंशी के सिवा और कौन हो सकती है? ये जरूर अंशी ही थी। वही तन्वी से नफरत करती है। पर वो नहीं चाहता था कि ये बात अभी उसके डैड और वेदांत को पता चले। तभी डॉक्टर आ गए, इसलिए तन्वी को रूम में चेक करने के लिए ले गए। वो उस लड़की से जरूर बाद में डील करने वाले थे। वहीं दिग्विजय जी, विराज और वेदांत के मन में चल रहा था, अगर तन्वी को उनकी प्रिंसेस ने मारा है तो वो कुछ नहीं करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त हॉस्पिटल में देसाई फैमिली में सब मौजूद थे। उनका ट्रीटमेंट हो चुका था, पर कुछ स्कैनिंग होने वाला था, इसलिए वो रुके हुए थे। रवीना की बोली, कल हम फिर से आपके माँ पापा से मिलने जाएंगे। मुझे मेरी बेटी घर वापस चाहिए, इसलिए अगर वो अंशी को फोन करके राजश्री को जेल से छुड़ाने की नहीं करेंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। उनकी बात सुनकर राकेश जी और भी परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि माँ पापा बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनने वाले थे। उनके जैसी हालत थी, वह कल को शायद बेड से उठ पाए, यही बहुत बड़ी बात थी। और रबीना जी कह रही थी वो जाकर वहां ओल्ड देसाई मेंशन में इंतजार करेंगे जब तक कि माँ पापा बाहर ना आ जाएं। उन्हें तो लग रहा था रवीना जी पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। वहीं राहुल, स्वराज और मानस ने कुछ नहीं कहा। वो समझ चुके थे कि उनकी मोम को चाहे कुछ भी कहे, वो सिर्फ अंशी को ही दोष देगी। आपकी उन्हें तो लग रहा था अंशी से ज्यादा दोस्त उसे लड़के का है जो उसका बॉयफ्रेंड है। उसने ही उन्हें गार्ड से कहकर पिटवाया था। वहीं इसी हॉस्पिटल में इस वक्त अनंत भी था और वो बेड पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ पर प्लास्टर था, क्योंकि मार खाते वक्त वह बार बार अपने हाथ को सामने कर रहा था, जिस वजह से मार उसकी हाथ में लग रही थी। इस वक्त बजाज फैमिली के सभी लोग वहीं मौजूद थे। माधुरी जी को जब पता चला कि ये कुछ उसे अंशी की वजह से हुआ है, तो उनका गुस्सा फिर भड़क गया। पहले तो वह अंशी को अच्छा मानने लगी थी, क्योंकि उसने उनके बेटे को बचाया था, पर अंशी की वजह से अपने बेटे को इतना चोट लगी है, देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका बेटा तो अंशी से माफी मांगने गया था, तो कौन सी इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती है? वो गुस्से से बोली, ये लड़की इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती है? उसने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। माधुरी जी इस वक्त रो रही थी। इस वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। वो बेटे को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उस पर वो थोड़ा सा चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और उसे आज इतना मारा गया है। ये देखकर उन्हें दर्द कैसे ना होता। वो अभी से अंशी को ढूंढने जाना चाहती थी और के साथ झगड़ा करना चाहती थी। सानिया भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लग रहा था भले ही राजश्री एक झूठ बोलने वाली लड़की थी, उसने उसके भाई को नहीं बचाया था और अंशी के बारे में भी झूठ बोला था, पर वह उसके भाई को कभी नहीं मारती थी।
इसलिए अब तो सानिया को फिर से राजश्री अच्छी लगने लगी थी। कम से कम अंशी से तो वह अच्छी ही है। अपने भाई को इस हालत में और इतनी चोट में बहस देखकर सानिया बोली, सच में अंशी अब बेहद आगे बढ़ रही है। क्या हुआ अगर बचपन में भाई को बचाया था तो? क्या वो मेरे भाई को किसी से कहकर इस तरह से पिटवा सकती है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पर तभी कुलभूषण जी ने सख्त भाव से उन सबको देखते हुए गुस्से से बोले, बस करो तुम दोनों, यहां झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसे पहले से ही मना किया था कि अंशी के पीछे ना जाए। अंशी को कभी भी अनंत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब जब वह देसाई फैमिली से पूरी तरह से अलग हो चुकी है तो तुम्हें क्या लगता है वह फिर से अनंत को बर्दाश्त करेगी? और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी असली फैमिली मिल चुके हो और जिसने अनंत को मारा है वह अंशी नहीं बल्कि उनकी फैमिली वाले हो। इसलिए अब से अनंत को अंशी के लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर देना चाहिए। उनकी बात सुनकर माधुरी जी और सानिया दोनों का मुंह बन गया। दोनों ने लोकेश जी को देखा जो चुप होकर खड़े थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो तो हमेशा अपने पापा और बीबी के बीच में ही फंस जाते थे। उनकी मां सत्यभामा जी की तबीयत अभी खराब थी, इसलिए वह हॉस्पिटल आनंद को देखने के लिए नहीं आई थी, वरना सिर्फ सत्यभामा जी ही थी जो माधुरी जी और कुलभूषण जी के बीच में आ सकती थी और उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी। तभी अनंत ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और सामने देखा। सबको देखकर उसने गहरी सांस ली। उसे अपनी बॉडी में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह उठने की कोशिश नहीं कर रहा था। माधुरी जी ने जब देखा अनंत होश में आ गया है तो वह जल्दी से बेड के पास चली गई और अनंत की सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बेटा, अच्छा हुआ तुम उठ गए। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उन्हें डर था कि अनंत को ज्यादा चोट लगी है, इस वजह से अगर वह ज्यादा जोर से उसे टच करेंगे तो अनंत को दर्द होगा, इसीलिए वो अनंत को बहुत धीरे से छू रही थी। सानिया गुस्से से बोली, भाई आपको क्या जरूरत थी अंशी के पास जाने की? आपने देखा वह कितनी ज्यादा घमंडी हो गई है। उसने आपको भी मारने की हिम्मत की। मुझे लगता है हमें उसे सबक सिखाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वह ऐसे ही बजाज फैमिली की बेटे को नहीं मार सकती है। माधुरी जी भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अपने प्यारे बेटे की चेहरे को देखकर जो चोट से भरा हुआ था, उनका दिल दर्द से भर रहा था। वह भी गुस्से से बोली, हाँ, हमें उसे अंशी को बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए। जिस तरह से उसने मेरे बेटे की हालत की है, मैं भी उसे उसी तरह से देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अनंत ने सिर ना में हिलाया और बोली, इसमें अंशी की कोई गलती नहीं है मॉम, इसलिए आप दोनों अंशी को दोस्त देना बंद कीजिए। ये कोई और ही था जिसने मुझे मारा। अनंत ने अंशी के नाम को साफ कर दिया। भले ही वो जानता था जिसने उसे मारा है वह अंशी से जुड़ा हुआ है और शायद अंशी से प्यार भी करता है, पर वो ये बात अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था। उसने ऐसा किया तो उसकी मॉम और बहन हंगामा खड़ा कर देगी और फिर से कोई गलती करेगी और अंशी के सामने उसे सबक सिखाने के लिए जाएगी, जिस वजह से अंशी और भी ज्यादा गुस्सा हो सकती है। वो अंशी को इस वक्त बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। उसे अभी भी भरोसा था कि अंशी उसे जरूर माफ कर देगी और प्यार करेगी। कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहता था। उसे अभी भी लग रहा था सिर्फ राजश्री की वजह से अंशी उससे दूर हो गई, क्योंकि वो राजश्री से प्यार करने लगा था और सगाई भी कर ली, इसलिए अंशी उससे दूर होने की कोशिश करती थी। पर अंशी उसे शायद बचपन से पसंद करती थी, वरना वह उससे क्यों बचाती? जरूर उस लड़के ने अंशी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया होगा। वह अंशी को समझा बुझाकर उसे लड़के से दूर कर देगा और फिर उनसे पहले की तरह प्यार करने लगेगी। अनंत की बात सुनकर माधुरी जी और सानिया थोड़ी हैरान थीं। भले ही उन्हें अनंत की बातों पर भरोसा नहीं था, उन्हें अभी भी लग रहा था कि अनंत अंशी को बचाने के लिए झूठ बोला है। फिर भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि कुलभूषण जी उन दोनों को गुस्से से देख रहे थे। वहीं जेल में इस वक्त राजश्री चोटिल हालत में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे और बाकी बॉडी पर बेहद जगह चोट लगी हुई थी। तभी उसकी सेल के अंदर एक थाली सरका दिया गया।
राजश्री ने उस खाने को देखा, उसमें सिर्फ रोटी थी। उस खाने को देखकर राजश्री की आंखों से आंसू बहने लगा। अब वह यह खाना खा नहीं पा रही थी, चाहे कितना भी भूख लगे। उसे बस रोटी ही दिया जाता था। वह इस सूखी रोटी को भला कैसे खा लेती? बचपन से कब उसे इस तरह से ट्रीट किया गया था? कभी नहीं। भले ही वह पैदा होते ही बदल गई थी और एक गरीब फैमिली में चली गई थी, फिर भी वहां भी उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। क्योंकि वह उनकी एकलौती बेटी थी, इसलिए वह उसे सब कुछ देते थे जो उसे चाहिए होता था। वो कभी भी उसे खाने में कमी नहीं रखते थे। जिस दिन वो जो भी कहती थी उसे बनाकर देते थे, चाहे उन्हें कहीं से भी पैसा लाना पड़े। और जब से वो अपनी रियल फैमिली देसाई फैमिली में वापस आई, तब से तो वो और भी अच्छे से रहती थी, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। जिस वजह से उसे इस तरह की खाने या ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी जो अभी उसे मिल रही थी। फिर भी उसे थोड़ा भूख लगी थी, इसलिए वह रोटी तोड़कर खाने लगी। थोड़ी देर पहले ही उसे हाथ पर चोट लगी हुई थी, जिस वजह से उसे रोटी तोड़कर खाने में भी दर्द हो रही थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहा था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके मॉम डैड भाई अभी तक उसे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अब वो यहाँ पर और एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, पर वो यहाँ से कैसे बाहर निकले उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे कहाँ पता था कि उसके मॉम डैड भाई भी मार खाकर हॉस्पिटल बेड में पड़े हुए हैं। वहीं सिंघानिया मेंशन में डॉक्टर ने तन्वी को चेक कर लिया था। उसके बस पेट में थोड़ी चोट लगी थी और गाल पर थोड़ी सूजन थी, बाकी वह बिल्कुल ठीक थी। इसलिए डॉक्टर ने फिर भी कुछ मेडिसिन दिया और वहां से चले गए। वो ये बात सिंघानिया फैमिली के सामने कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि आपकी बेटी को कोई चोट नहीं लगी है, वह अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि सिंघानिया फैमिली अपनी बेटी को किसी खजाना की तरह रखता है, और अगर तन्वी को छोटी सी खरोच भी आ जाए तो भी डॉक्टर की टीम को बुलाया जाता था। डॉक्टर के जाने के बाद बाहर उनकी टीम जो खड़ी थी वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहीं उनमें से एक लड़की थी जिसने मुड़कर तन्वी की रूम की तरफ देखा कि होठों पर इस वक्त तिरछी मुस्कान थी जिसे उसने बखूबी से छुपा लिया, और मन में बोली, सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस, तुमने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो शैतान को नाराज कर दिया? जो भी हो, तुमने जो भी किया हो, तुम्हारे लिए शायद तुम्हारी फैमिली भी भुगतने वाली है। ये सोचकर उसने आह भरा, क्योंकि जितना उसने देखा सिंघानिया फैमिली में हर कोई बहुत अच्छा और काइंड हार्टेड था। वहीं अंदर तन्वी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, और उसे रोते देखा अंजलि जी, दादाजी और दादी माँ को भी बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर तक उसे समझाने और रेस्ट करने को बोलने के बाद सब बाहर आ गए। लीजा, दीप्ति और सेलेना की भी डॉक्टर ने जांच कर ली थी और मेडिसिन भी दे दिया था, इसलिए वह तीनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए। अंजलि जी ने तीनों को देखा और बोली, विराज, पता करो कि किसने हमारी बच्ची की ऐसी हालत की है। अगर वो सच में उस मॉल की ऑनर है तो उसे सबक सिखाओ। चाहे कोई भी हो, वह हमारी सिंघानिया फैमिली की बेटी को छू नहीं सकती है। अगर हम इस बार उस लड़की को सजा नहीं देंगे तो अगली बार कोई भी खुलेआम हमारी सिंघानिया फैमिली मेंबर्स को मारने की और बेइज्जत करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल नहीं, हम कोई सजा नहीं देंगे, वो हमारी प्रिंसेस हो सकती है। दिग्विजय जी, विराज और वेदांत तीनों ने एक साथ कहा और एक दूसरे को देखने लगे। वहीं दादाजी, दादी माँ और अंजलि जी उन तीनों को हैरानी से देख रहे थे। करुणा जी तीनों को देखते हुए बोली, तुम तीनों क्या कह रहे हो? हम उसे कोई सजा नहीं देंगे और हमारी प्रिंसेस हो सकती है, इसका क्या मतलब है? अंजलि जी भी अपनी आंखों में डाउट लिए उन्हें देख रही थी। उन्हें दिनों से विराज और दिग्विजय जी दोनों ही अजीब लग रहे थे, और अब तो वेदांत भी उनकी तरह अजीब बिहेव कर रहा था। अब वह पूरी तरह से श्योर थी कि कुछ तो इन तीनों बाप बेटे के मन में चल रहा है, वरना वो इस तरह से क्यों रिएक्ट करते। अब तो अंजलि जी को भी जानना था कि आखिर चल क्या रहा है, और आज वह कैसे भी करके जानकार ही रहती। वहीं विजय जी, विराज और वेदांत तीनों परेशान हो गए। वह अभी अभी सच बोलने वाले थे या फिर बोल चुके थे, बस किसी को इस बारे में शक नहीं हुआ है। दिग्विजय जी हंसते हुए बोले,
अरे माँ में तो बस ये कहना चाहता था कि हम जरूर सजा देंगे, आखिर हमारी प्रिंसेस है और उसे परेशान करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सब वो अंशी के लिए कह रहे थे। पर जाहिर सी बात है राजनाथ जी, करुणा जी और अंजलि जी को समझ में नहीं आया। सबने सिर हिला दिया। अंजलि जी भी अपने मन में कुछ सोचते हुए सोने के लिए चली गई। सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन। सब हाल में बैठे हुए थे। वेदांत भी वहीं बैठा था और तन्वी उससे बात कर रही थी और अपने साथ कंसर्ट में जाने के लिए मना रही थी। वहीं दिग्विजय जी और विराज इस वक्त वहां नहीं थे। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। एक स्टाफ दिग्विजय जी और विराट को बुलाने के लिए जाने वाले थे। तभी अंजलि जी ने उन्हें रोक दिया और बोली, मुझे रूम में काम है, मैं आते वक्त उन्हें बुलाकर ले आऊंगी। वो वहां से चली गई। उन्हें जानना था कि दोनों बाप बेटे क्या छुपा रहे हैं। उन्हें लगा अभी वह दोनों स्टडी रूम में होंगे, इसलिए वह सीधा स्टडी रूम में चली गई। पर विजय जी और विराज वहां नहीं थे, क्योंकि वह दोनों तो विराज के रूम में कुछ बात कर रहे थे। अंजलि जी ने जब उन दोनों को नहीं देखा तो वो वापस जाने वाली थी। तभी उनकी नजर टेबल पर रखे पेपर पर पड़ी, जो इस वक्त उल्टा था। उस पर शायद डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लिखा था। अंजलि जी की आंखें छोटी हो गईं। उन्होंने उसे रिपोर्ट को हाथ में उठा लिया। दरअसल विराज ने उसे दिग्विजय जी को दिखाने के बाद ड्राइवर में छुपा दिया था, पर कल वेदांत रात में देख रहा था। गलती से उसे वैसे ही टेबल पर छोड़ दिया था। अंजलि जी ने उसे पढ़ा। जैसे जैसे वो देख रही थी, उनकी आंखें फैल गईं। रिपोर्ट की हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि तन्वी उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। रिपोर्ट उनकी हाथ से छूटकर नीचे गिर गया, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि तन्वी उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। उन्हें तो इस रिपोर्ट पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी प्रिंसेस उनकी बेटी नहीं है, जिसे उन्होंने जन्म दिया है, बचपन से पाल पोष कर बड़ा किया है। अगर वह उनकी बेटी नहीं है तो कौन है? उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या रिपोर्ट की वजह से उसके पति और बेटा आजकल ऐसा बिहेव कर रहे हैं? कैसा हो सकता है जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है वह सच है? ऐसा कैसे हो सकता है पैदा होने के बाद से? तो तन्वी उनके साथ ही है। तो ये सब कैसे हुआ? तन्वी क्यों उनकी बेटी नहीं है? उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक तन्वी के साथ बिताया, हर पर किसी मूवी की तरह आकर गुजर गया। उन्हें अपने दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। जिस बेटी को उन्होंने बचपन से किसी राजकुमारी की तरह अपनी दिल से लगाकर पाला था, आज तक उन्होंने उसे किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दीजिए। जिसे वह इतनी ज्यादा प्यार करते थे, वह उनकी बेटी नहीं थी। अंजलि जी ने नीचे से उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को उठाया और वो भारी कदमों से बाहर की तरफ चली गई। वो वहां से सीधा विराज की रूम की तरफ गई। अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा था, शायद इसी वजह से उनके पति बेटा दोनों कुछ दिन से परेशान रहने लगे हैं। उन्हें अपने पति का सवाल भी याद आ गया, जो उन्होंने उसे उस रात को पूछा था कि अगर कभी उन्हें पता चले कि जिसे वह अपना मानकर प्यार से अपने पास रख रहे हैं, अगर पता चला कि वह तो उनका अपना है ही नहीं और उनका अपना कोई और है जो उनसे नफरत करता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आज अंजलि जी को उनके उस सवाल का मतलब समझ में आ रहा था। मतलब दिग्विजय जी को पता चल चुका था कि तन्वी उनकी अपनी बेटी नहीं है, तो क्या उन्हें यह भी पता है कि उनकी खुद की अपनी बेटी कहाँ है? और उनकी बेटी के बदले तन्वी उनके घर में कैसे आ गई? वो बिना नॉक किए अंदर चली गई तो देखा दिग्विजय जी और विराज किसी प्रोजेक्ट के बारे में शायद बात कर रहे थे। अंजलि जी को देखकर दोनों ने उनकी तरफ देखा। अंजलि जी ने उन दोनों को देखा तो उनकी आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगे। अपनी प्यारी बीवी मोम को इस तरह से रोते देख दिग्विजय जी और विराज दोनों हैरान हो गए और दोनों उनके पास चले गए। क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? दिग्विजय जी परेशान होकर बोले। उन्हें अपनी बीवी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। विराज ने उन्हें बैठने के लिए कहा ताकि बात कर सके कि उसकी मोम को क्या हुआ है। अंजलि जी बैठ गईं, तो दिग्विजय जी भी उनके हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गए और विराज उन दोनों के सामने बैठ गया। तो अंजलि जी ने उन दोनों को देखा और बोली,
आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हो? उनकी बात सुनकर दोनों शॉक्ड रह गए। छुपाने की बात सुनकर दोनों की मन में बस एक ही बात आई, क्या मॉम को पता चल चुका है कि तन्वी उनकी घर की बेटी, उनकी प्रिंसेस नहीं है? कुछ नहीं मॉम, हम भला आपसे क्या ही छुपाएंगे, विराज कंफ्यूज होकर बोला। तो दिग्विजय जी भी बोले, हाँ अंजलि, तुम क्या कह रही हो? हमें बताओ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अब भी सच न बताते हुए देखकर अंजलि जी ने गुस्से से उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सामने टेबल पर फेंक दिया और बोले, आप दोनों इस बारे में मुझे कब बताने वाले थे? दोनों ने सामने पेपर को देखा। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। उन्हें याद आया, कल रात को वेदांत डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख रहा था। क्या वह लड़का बिना उसे संभाल के रख के वहीं पर फेंक कर आ गया था? अंजलि जी ने दोनों के चेहरे को देखा और निराशा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें लगा था हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो, पर उनके चेहरे को देखकर अब वह श्योर हो गई थी कि रिपोर्ट सच है। तन्वी उनकी असली बेटी नहीं है। तन्वी हमारी सिंगानिया फैमिली की असली प्रिंसेस नहीं है। वह हमारी बेटी नहीं है तो फिर हमारी बेटी इस वक्त कहाँ है? जब से मुझे डिलीवरी के बाद होश आया, मैंने बस तन्वी को अपनी बेटी के रूप में देखा है। और अगर तन्वी हमारी बेटी नहीं है तो हमारी बेटी कहाँ है? हमें बेटी ही हुई थी ना, मुझे याद है, मैंने उसे देखा था डिलीवरी के वक्त, हमें बेटी हुई थी। बस मैंने हमारी बच्ची की चेहरे को नहीं देखा था। उनकी बात सुनकर विराज और दिग्विजय जी को पता था अब सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। अंजलि जी बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। इसलिए विराज ने जो झूठ दिग्विजय जी से बोला था, वही झूठ दिग्विजय जी ने एक एक करके अंजलि जी को सुना दिया। सब कुछ सुनने के बाद अंजलि जी अपनी सर पर हाथ रखकर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। एक तरफ थी तन्वी, जिसे बचपन से वह अपनी बेटी मानते थे और उस पर अपना सारा प्यार ममता लुटाया था। जिस बच्ची ने उनकी हाथ पकड़कर चलना सिखा था। अब जब पता चल रहा था कि असल में तो वह उनकी बेटी नहीं है, उन्हें एक बड़ा धक्का लगा था। और दूसरा शक उन्हें इस बात से लगा था कि उनकी बेटी ने कितना दर्द सहा है। वो इस घर की प्रिंसेस थी, उसे उन सबका प्यार पाना चाहिए था और उनकी केयर और प्रोटेक्शन के बीच बड़ा होना चाहिए था। वह उनसे अलग रहकर बड़ी हुई। उसने इतना दर्द सहा है, इतनी कम उम्र में वह जेल जा चुकी है। पता नहीं उनकी बेटी वहां कैसे रही होगी। क्या सच में उनकी बेटी उनसे नफरत करती होगी क्योंकि उन्होंने उसे खो दिया? पर हॉस्पिटल वालों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? उन्होंने उनकी बेटी को कैसे बदल दी? तो क्या ये बात बस आप दोनों को ही पता है? और आप सब कब तक मुझसे ये बात छुपाने वाले थे? अंजलि जी ने उन्हें घूरते हुए फिर से पूछा। दिग्विजय जी और विराज ने एक दूसरे को दिग्विजय जी बोले, हम नहीं चाहते थे कि इस बात को सुनकर तुम ज्यादा परेशान हो जाओ। हमने सोचा था एक बार हम अपनी बच्ची के साथ डीएनए टेस्ट करवा लें, फिर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। और इस बारे में हम दोनों के साथ वेदांत को पता है, उसे कल ही सच पता चला। अंजलि जी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। तुम सब तो उसे देख चुके हो, मुझे भी अपनी प्रिंसेस को देखना है। अंजलि जी ने सच को एक्सेप्ट कर लिया था। विराज ने अंशी की फोटो को उन्हें दे दिया। अंजलि जी ने कांपते हाथों से फोटो लेकर देखने लगी। अंशी को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहाने लगा। अंशी का चेहरा 90% उनसे मिलता था। अंशी देखकर ऐसा लगता था जैसे यह अंजलि जी ही हो, पर उसकी आंखें और बाल दिग्विजय जी की तरह थे, जो उसे और भी खूबसूरत बना लगा था। वह बिल्कुल किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। अंजलि जी ने प्यार से फोटो पर हाथ फेरा और उनकी आंखों से आंसू बहकर उस फोटो पर गिरने लगा। उनके मन में अपराध बोध भर गया। वो अपनी बच्ची, अपनी प्रिंसेस को क्यों अपने पास नहीं रख पाई, प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो कुछ देर तक उसे फोटो को प्यार से देखते रहे। तभी डोर पर नॉक होने की आवाज से तीनों होश में आए। अंजलि जी ने विराज को देखा और बोली, मुझे आज अपनी बच्ची से मिलने जाना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपनी बेटी को देखना है। मुझे उसे बताना है कि वह मेरी बच्ची है, मेरी प्रिंसेस। अगर वह मुझसे नफरत करती है तो भी मैं उसे सहन कर लूंगी। मैं उसे जरूर मनाकर इस घर में ले आऊंगी
तभी दोबारा डोर पर नॉक हुआ तो वीरान ने टेस्ट रिपोर्ट को रख दिया और उन दोनों को बाहर आने को बोलकर खुद बाहर चला गया। दिग्विजय जी ने अंजलि जी को देखा और बोले, खुद को संभालो अंजलि, जब तक हम अपनी प्रिंसेस के साथ डीएनए टेस्ट ना करवा ले तब तक नहीं चाहते हैं कि इस बार में किसी को पता चले। ऋषित का कंसर्ट है, तनवी कंसर्ट के लिए जाने वाली है, उससे पहले हम टेस्ट करवा लेंगे और उनके आने के बाद घर में सबको सच बता देंगे। अंजलि जी ने गहरी सांस ली और अपनी आंसू साफ करके दिग्विजय जी के साथ बाहर चली गई। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर जब उनकी नजर तन्वी पर पड़ी, उनका दिल दर्द से भर गया। तन्वी असली बेटी नहीं थी जिसे उन्होंने बचपन से इतने लाड प्यार से पाला था। उन्होंने उसे प्रिंसेस की तरह रखा था, उसे कभी छोटी सी चोट भी नहीं लगने देते। और आ जाओ, नहीं पता चला था कि वह तो उनकी बेटी थी ही नहीं, तो भला हो शांत कैसे रह सकती थी उन्हें। इस बात का भी डर लग रहा था कि जब तन्वी को पता चलेगा कि वह उनकी बेटी नहीं है तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। जो भी हो, भले ही उनका तन्वी से कोई खून का रिश्ता नहीं था, पर दिल का रिश्ता तो था ना। और उनकी बेटी जो पैदा होते हैं उनसे दूर हो गई थी और आज तक उनसे दूर रही थी। वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वह यहाँ आने के लिए तैयार होगी? पता नहीं इतने सालों तक दर्द में रहने के बाद उनकी बेटी ने कितनी दुख सहा होगा। और तो और इतनी कम उम्र में वह जेल भी गई थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद वह अपनी बेटी को सेफ नहीं रख पाए। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बेटी कितना दर्द सह रही है, कितनी स्ट्रगल कर रही है। और उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि विराज ने कहा था, शायद हो सकता है उनकी बेटी उनसे नफरत करती हो। और ऐसा होना भी चाहिए। आखिरकार उन्होंने अपनी बच्ची के लिए आखिर किया ही क्या है, जब उनकी बेटी को सब नाजायज और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तब वह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहां नहीं थे। अपनी बेटी के बारे में सुनकर उनका दिल इस वक्त टूट रहा था। वह अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहते थे। जल्द से जल्द अपनी बेटी को वापस लाना चाहते थे और उसके दिल से सारी नफरत और कड़वाहट को दूर करना चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था जब वह अपनी बच्ची को घर में वापस ले आएंगे तो वह उसे इतना प्यार देंगे कि वह अपनी तकलीफ को धीरे धीरे भूलने लगेगी। वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उसे कभी फील नहीं होने देंगे कि वो अकेली है। क्या हुआ मोम, आप क्या सोच रही हो? तन्वी की बुलाने पर अंजलि जी अपने होश में आई और आगे चली गई। दिग्विजय जी और विराज भेजा कर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। वहीं तन्वी को ऐसा लग रहा था जैसे माहौल थोड़ा सफोकेशन से भरा हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम जब डैड और भाई को बुलाने के लिए गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, अब फिर इतनी उदास क्यों लग रही है। वहीं वेदांत ने भी ये नोटिस किया और अपने भाई और डैड को देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा। वेदांत समझ गया कि कुछ तो हुआ है जिस वजह से मोम इतनी ज्यादा परेशान लग रही है। तन्वी अपनी मोम की मूड को ठीक करने के लिए बोली, मोम आप प्लीज इतना परेशान मत होइए, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। तन्वी को लग रहा था शायद उसकी मोम उसकी सेहत को लेकर परेशान है, क्योंकि कल उसे उस लड़की ने मारा था, इसलिए उसकी मोम थोड़ी परेशान है। क्योंकि सुबह सच में उसकी मोम उसकी चोट को लेकर परेशान थी। अंजलि जी ने खुद को शांत किया, वो इस वक्त इतना परेशान नहीं हो सकती है। अपने टाइम की वह सबसे कॉम और कंपोज्ड इंसान थी। बिजनेस के साथ साथ वह प्रोजेक्ट भी संभालती थी। वह खुद की कंपोजर को इतनी आसानी से कैसे खो सकती थी। अंजलि जी ने तन्वी को देखा और बोली, कुछ नहीं बेटा, ब्रेकफास्ट करो, मैं बस कुछ सोच रही थी, मैं परेशान नहीं हूं। उनकी बात सुनकर तन्वी मान गई और सब खाना खाने लगे। अंजलि जी को तो आज भूख भी नहीं लग रही थी। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद से उनका दिल जैसे कचोट रहा था। जब 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक उनकी बेटी जेल में रही थी, तब वह क्या खा रही होगी, कितनी परेशान हुई होगी। और वह तो यहाँ आराम से खा रहे थे और आराम से रह रहे थे। ये सोचकर उनका दिल दुख और गिल्ट से भर रहा था। उनका मन कर रहा था उसे हॉस्पिटल में जाकर आग लगा दे। कैसे वह लोग उनकी बेटी को बदल सकते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद विराज ऑफिस के लिए निकल गया और अंजलि जी और दिग्विजय जी बात करने के लिए चले गए। वहीं वेदांत जल्दी से कोलाज के लिए निकल गया
अपनी बहन को देखने के लिए एक्साइटेड था, वो बाहर आया था कि तभी तन्वी भी आ गई और बोली, भाई क्या आप मुझे कोलाज छोड़ देंगे? वेदांत ने उसे देखा। वो उसे मना नहीं करना चाहता था, पर तन्वी की कोलाज दूसरी साइड से, जिस वजह से उसे रूट चेंज करना पड़ता और ऐसा करने से उसे कोलाज पहुंचने में देर हो जाती और तब तक शायद उसकी बहन क्लास के लिए चली गई होगी और वह भी प्रैक्टिस के लिए चला जाएगा, तो वह बाद में पता नहीं अपनी बहन से मिल पाएगा भी या नहीं। वह जल्दी जाकर इंतजार करना चाहता था, तब जाकर वह अंशी से मिल सकता था। इसलिए उसने तन्वी को मना कर दिया, नहीं आज मुझे जल्दी कोलाज जाना है, जल्दी हमारा मैच है, इसलिए मैं तुम्हें कोलाज छोड़ने नहीं जा सकता, तुम अपने ड्राइवर के साथ चली जाओ। इतना कहकर वेदांत बिना कुछ सुन वहां से चला गया। तन्वी को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। पहले तो चाहे कितना भी जरूरी काम हो, अगर वह उसे कहती थी तो वो उसे कॉलेज या कहीं भी छोड़ देता था, चाहे उसे देर ही क्यों ना हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। क्या उसके विराज भाई, वेदांत भाई अब उसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं? ये सोचकर वह दुखी हो गई। तभी एक सर्वेंट मुनि उसके पास आई और बोली, तन्वी बेबी, हो सकता है सच में वेदांत सर को कोई काम हो। मैंने ड्राइवर से आपके लिए कार निकालने को कहा है, आप चली जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। घर में सर्वेंट तन्वी को पसंद करते थे क्योंकि तन्वी उनसे हमेशा से रिस्पेक्ट से बात करती थी। तन्वी ने सिर हिला दिया और वहां से अपनी कार में बैठकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ विक्रम इस वक्त अंशी की विला के बाहर वेट कर रहा था। अंशी हमेशा की तरह अपनी लापरवाह अंदाज में बाहर आई और विक्रम के कार में बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विक्रम उसे कॉलेज छोड़ने के लिए क्यों आया है। क्या अब ये रोज करेगा? उसके एक ब्राउन कॉलर का टॉप और ब्लैक जीन्स के साथ ब्लॉक कोट डाल रखा था। वो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अंदर बैठ गई तो कार वहां से चला गया। उनके पीछे पीछे अंशी की कार भी चली गई, जिसे रॉबिन ड्राइव कर रहा था, जो अभी वापस आया था। वहीं विक्रम की कार में अंशी इस वक्त विक्रम की गोद में बैठी हुई थी। अंशी अब परेशान हो गई थी। विक्रम उसे गोद में बैठकर उसे बस देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और बिना भाव के बोला, मिस्टर मंगेतर, क्या मैं सीट पर बैठ सकती हूँ? विक्रम ने उसे अपनी भावहीन आंखों से देखा और बोला, यही तुम्हारी सीट है, तुम्हें कहीं और बैठने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अंशी बुरी तरह से चिढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों अभी तक अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। खास करके अंशी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो विक्रम के लिए क्या फील करती है, क्योंकि विक्रम तो उसका था ही, वो तो उसे छीन ही लेती। अगर तन्वी के साथ उसकी शादी हो चुका होता तो भी वह उसे छीन ही लेती। इसलिए उसे तो लग रहा था विक्रम उसके लिए एक जीत का दावा है और वो विक्रम को हमेशा अपने पास रखेगी। वो उसका जिद और जुनून बनता जा रहा था, पर प्यार का तो उसे भी नहीं पता था। और वहीं विक्रम का तो अंशी के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था। अंशी को पाने की जुनून और उसकी सनकीपन सब कुछ मिलकर उसे और भी खतरनाक बना रहा था। उसे बस इतना पता था कि अंशी बस उसकी है, वो बस उसकी स्ट्रॉबेरी है। विक्रम ने अपनी होंठ को अंशी की होंठों से जोड़कर अंशी की आने वाले सवाल को रोक दिया। 15 मिनट बाद कार जब कोलाज के पास रुकी, विक्रम ने अंशी को छोड़ दिया और उसकी कोट और बालों को ठीक किया। अंशी उसे बिना भाव के देखा। उसने भी उसकी जेल से सेट हुए बाल को खराब कर दिया था, इसलिए उसने भी विक्रम की बाल को फिक्स किया और बाहर चली गई। विक्रम ने अपनी होंठों पर जीभ फेरा और बोला, बेहद टेस्टी था। तभी उसकी नजर अपनी वॉच पर पड़ी, जहां अंशी की 1-2 बाल फंसा हुआ था। विक्रम ने उसे पॉकेट में रख दिया और बोला, मैं ये आखिर बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं विराज। वो वहां से वापस चला गया। आधे घंटे बाद वो ऑफिस पहुंच गया था। वो केबिन में चला गया तो वहां इस वक्त विराज बैठा हुआ था। विराज इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि विक्रम अंशी की कोई डीएनए सैंपल, बाल, सलाइवा या नाखून ले आए, क्योंकि उसके लोगों से तो कुछ नहीं हो रहा था। अंशी के आसपास
हमेशा सीक्रेट गार्ड्स रहते थे। विराट को बस लग रहा था वह सभी गार्ड्स अहलावत फैमिली के हो सकते हैं। जब उसने विक्रम को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने विक्रम को बार बार इसके लिए मनाया था, उसे रिक्वेस्ट किया था कि वह उसके ऊपर यह एहसान कर दे। तब जाकर विक्रम उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ था। वो जल्दी से सोफे पर से उठ गया। उसने विक्रम की कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें अंशी की बाल या कुछ मिले जिससे मैं डीएनए टेस्ट करवा सकूं? विक्रम ने उसके उतावलेपन को देखकर गहरी सांस लिया और जाकर अपने चेयर पर बैठ गया और पॉकेट से पाउच निकालकर टेबल पर रख दिया जिसमें अंशी के बाल थे। विराज ने जल्दी पाउच को ले लिया और खुशी से बोला, थैंक यू यार मेरी मदद करने के लिए, वरना पता नहीं मुझे कितना वक्त लग जाता डीएनए सैंपल को कलेक्ट करने में। विक्रम सिर हिलाकर बोला, यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा ऐसे काम में। वैसे भी मेरी स्ट्रॉबेरी से कुछ भी लेना पॉसिबल नहीं है। विराज ने सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया, यह आखिर बार होगा। वैसे भी मैं तुम्हें आगे ऐसी मदद करने नहीं कहूंगा क्योंकि आगे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि विराज 100% श्योर था कि अंशी ही उनकी फैमिली की प्रिंसेस है, इसलिए दोबारा किसी से टेस्ट करवाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तभी डोर पर नॉक हुआ। विक्रम ने कॉमिन कहा तो सौरभ अंदर आया और बोला, बॉस कुछ देर बाद आपकी एक मीटिंग है, हमें अभी होटल के लिए निकलना होगा। विक्रम ने सिर हां में हिला दिया। सौरभ बाहर चला गया तो विराज अपनी जगह से उठते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूं। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। इस वक्त वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज हम उसे पता चल जाने वाला था कि अंशी उसकी बहन है। इसके बाद वह अंशी को अपने साथ कैसे भी करके मनाकर घर ले आएगा। वहीं विक्रम ने आंखें छोटी कर लिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विराज क्या करता है। अगर उसकी स्ट्रॉबेरी सिंघानिया फैमिली की रियल बेटी है तो भी अच्छी बात है। अगर उसकी स्ट्रॉबेरी सिंघानिया फैमिली की बेटी नहीं है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अब तो वह उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। विराज वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसने ऑलरेडी अर्नव को फोन करके हॉस्पिटल में रहने के लिए बोल दिया था। अर्नव उसके आने का इंतजार कर रहा था ताकि जल्दी डीएनए टेस्ट हो सके। वो सीधा अर्नव की केबिन में चला गया जहां अर्नव बैठकर कुछ फाइल देख रहा था। जब उसने किसी को बिना नॉक किए अंदर आते हुए देखा तो उसने सामने देखा तो विराज था। विराज को देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। विराज जल्दी आकर उसके सामने बैठ गया और पाउच को उसके सामने रखकर बोला, ये लो मेरी प्रिंसेस की बाल, जल्दी से जा और डीएनए टेस्ट कर। अर्नव ने उसके उतावलेपन को देखा और बोला, अरे कर रहा हूं, तुझे इतनी जल्दी क्यों है? विराज ने गहरी सांस ली। वो इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। उसे जल्द से जल्द डीएनए रिपोर्ट चाहिए था। विराज ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपनी बहन को घर लेकर जाने के बारे में सोच सकूं। अगर ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं हुआ तो वह मुझे मना कर देगी। वह कभी नहीं मानेगी कि वह हमारी प्रिंसेस है। उसकी बात सुनकर अर्नव ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अभी जाकर डीएनए टेस्ट करवाता हूं। विराज ने हां में सिर हिला दिया और चेयर पर बैठकर इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कोलाज में वेदांत इस वक्त अंशी को ढूंढ रहा था क्योंकि वो कुछ देर बाहर खड़े होकर इंतजार करने के बाद अंदर चला गया था। उसे लगा शायद पहले ही उसकी प्रिंसेस अंदर चली गई होगी। तभी इसकी नजर अंशी पर पड़ी जो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसे देखते ही वेदांत की आंखों में इमोशन आ गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसकी छोटी बहन कितनी दर्द सहकर बड़ी हुई है। तभी अंशी की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने अपनी इमोशन को जल्दी छुपा लिया क्योंकि अंशी की आंखों में उसे अपने लिए नफरत और ठंडक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी ठंडक और नफरत देखकर वेदांत का दिल कचोट गया। उसकी प्रिंसेस को जरूर सच पता है कि वह सिंघानिया फैमिली की बेटी है, वरना बिना वजह के वह उनसे नफरत क्यों करती। फिर भी उसने अपने चेहरे पर अपने भाव को नहीं आने दिया। स्माइल के साथ अंशी के सामने चला गया और बोला, ये तुम हो मुझे अंधा बेवकूफ कहने वाली प्यारी सी लड़की।
पता नहीं क्यों उसका दिल कर रहा था अंशी के बालों को वो प्यार से सहलाए। जैसे ही वो अंशी की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा था, अंशी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और झटक कर नफरत से बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपको नहीं लगता है स्ट्रेंजर्स को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? लगता है सच में आपके पास दिमाग नहीं है। उसकी आंखों में कोल्डनेस था, ये सच में था या वो बस दिखाने की कोशिश कर रही थी? ये तो अंशी ही जानती थी। अंशी को इस बात से नफरत थी कि वो कमजोर पड़ सकती है। जब वेदांत ने ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था तो उसे भी यही लगा था कि वह उसकी सिर पर हाथ रखने वाला है। एक पल के लिए तो उसका दिल पिघल रहा था, उसका दिल कर रहा था वह महसूस करे कि एक बड़ा भाई का हाथ सिर पर होने से कैसा लगता है, क्योंकि ना तो पिछली जिंदगी में ना इस जिंदगी में उसने कभी ऐसा एहसास किया था कि ये कैसी फीलिंग्स होती है। क्योंकि देसाई फैमिली के तीनों भाई ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था। पर जब उसे अपनी पिछली जिंदगी की बात याद आई, कैसे वह अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए अपनी सारी पावर और पैसा पाने की तरफ बहा रही थी। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से ताकि उसे एक फैमिली मिल सके, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार दे सके जो उसने देसाई फैमिली की आंखों में कभी नहीं देखा है। वह चाहती थी उसका भाई हो जो प्यार से उसकी सर को सहलाए और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने देखा था कि बड़े भाई अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करते हैं, जैसे देसाई फैमिली के तीनों भाई अपनी बहन राजश्री से कितना प्यार करते थे। राजश्री की गलती को भी वह चुटकियों में माफ कर देते हैं और उसके लिए हर सिचुएशन में खड़े रहते थे। पर उसे आखिर में मिल भी क्या मौत, वो भी अपनी रियल फैमिली के हाथों। वह लगभग उनके करीब पहुंच गई थी और उसने सिंघानिया फैमिली में फोन भी किया था। और फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उसे मिलने के लिए बुलाया, खुश होकर बोले कि वह उसके साथ डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। अंशी भी बेवकूफों की तरह उनकी बात मानकर उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। पर वहां क्या हुआ, कोई नहीं है और उसे ड्रग्स दे दिया गया। मतलब उन लोगों ने उसे मारने की सारी प्लानिंग कर ली थी, बस वह उसकी जाल में फंसने की इंतजार कर रहे थे। उसे तो अपनी मौत के वक्त तक भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। वह तो उसके रियल फैमिली के लोग थे ना, तो वह उसे क्यों मारना चाहते थे। राजश्री जब अपनी रियल फैमिली में देसाई फैमिली में लौट आई तो उसे तो देसाई फैमिली में सबसे प्यार मिला। उसने तो ये तक सोच लिया था कि अगर उनकी पहले से कोई बेटी होगी तो भी वह उसे परेशान नहीं करेगी, जैसे राजश्री उसे परेशान करती थी। वह उसे बहन की तरह मानेगी। फिर भी उसे मौत ही मिली। उन सालों में उसने जो भी सहा था आखिरकार उसकी इमोशन पर हावी होने लगा। मौत के वक्त आखिरकार उसकी मजबूत दिल भी टूट चुका था। उसमें अपनों के लिए कोई प्यार नहीं बचा था तो सिर्फ नफरत और बदला लेने की चाहत जो उसे आज यहाँ तक ले आई थी। अपनों की भेस में भी भेड़िया हो सकते हैं, उसे पता चल चुका था। पिछली जिंदगी में तो देसाई फैमिली ने उसे सिर्फ जेल भेजा था, पर उसके असली फैमिली ने तो उसे मौत के मुंह में भेज दिया। उसने नफरत से वेदांत को देखा, पर उसकी आंखों में मासूमियत और प्यार को देखकर एक पल के लिए उसकी दिल जो नफरत से भरा था वह फिर भी डगमगा गया। वो जैसे वहां से जाने वाली थी, तभी वेदांत बोला, भले ही हम स्ट्रेंजर्स को नहीं छू सकते, पर आप तो मेरी छोटी सी प्रिंसेस, मेरी बहन हो, तो मुझे अपनी बहन को छूने के लिए, उसकी सिर को सहलाने के लिए, उसे गले लगाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। उसकी बातें अंशी की दिल के शांत झील में जैसे किसी पत्थर की तरह गिरी थी, जो उस गहरे शांत जल में हलचल पैदा कर रही थी। एक पल के लिए तो वो जैसे कुछ रिएक्ट करना है भूल गई। पिछली जिंदगी में उसने कई बार सोचा था कि जब उसके फैमिली वाले उसे मिल जाएंगे तो उसके भाई उसे कितना प्यार करेंगे, क्या वह उसे गले लगाएंगे, प्यार से बड़े भाई की तरह उसके सिर पर हाथ फेरेंगे। पिछली जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। यहाँ उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हो रहा था। वो कुछ रिएक्ट भी कर पाती उससे पहले वेदांत फिर से उसके सामने आ गया और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और उसकी सिर को प्यार से सहलाने लगा। आपने डैड और भाई के साथ बात करने के बाद उसे पता चल गया था कि अंशी को पता है कि वह सिंघानिया फैमिली की बेटी है,
पर वह उनसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि वह उसे ढूंढने नहीं आए। उन्होंने उसे देसाई फैमिली जैसी घटिया फैमिली में रहने दिया। और 2 साल पहले जब डीएनए टेस्ट के लिए देसाई फैमिली ने ऐड दिया था, तब भी सिंघानिया फैमिली उसके साथ डीएनए टेस्ट करवाने नहीं आई। वैसे भी सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स कई बार पब्लिक में आ चुके थे, सिर्फ उसके हर्षित भाई और इशित भाई को छोड़कर। इसलिए अगर अंशी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकती थी। और उसकी मोम बिल्कुल अंशी की तरह ही दिखती थी और डैड की आंखें भी अंशी की तरह। घर के सभी बच्चों में सिर्फ इशित भाई की आंखें ही उसकी दादी माँ और डैड की तरह थीं। वहीं वेदांत की हक करने से और उसकी सिर को सहलाने से अंशी तो जेस से अपनी जगह पर जम चुकी थी। उसकी आंखें मानो बाहर आने को थीं। पिछली जिंदगी की सारी यादें और फीलिंग्स बाढ़ की तरह उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट कर रही थी। चाहे वह खुद कितना भी स्ट्रांग हो, पर इस वक्त उसका दिल गर्म एहसास से भर गया था। वहीं वेद अपनी बहन को यह फील करवाना चाहता था कि वो उसके साथ है, वो उससे प्यार करता है। वो चाहता था उसके दिल से नफरत थोड़ी कम हो जाए। जब अंशी को होश आया कि वो इस वक्त किसकी बाहों में है, उसे याद आया कि उसे इन सब से दूर रहना था। उसे पता था इनमें से कोई एक होगा जो आगे चलकर उसकी जान का दुश्मन बनने वाला था। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अपने कांपते हाथों से वेदांत को दूर धक्का दे दिया और लाल आंखों से वेदांत को देखते हुए बोली, ये क्या बकवास है? कौन सी बहन? मैं आपकी कोई बहन नहीं हूं, समझे? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी तो वेदांत बोला, अरे प्रिंसेस, तुम मुझे जूनियर हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें बहन कहा। मुझसे जूनियर हो तो छोटी ही हो ना, और मैं तुम्हारा सीनियर बड़ा भाई हूं। अंशी ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा और बोली, आपके सपने में आइंदा से मेरी करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये आज उसके लिए बहुत नया था, इसलिए वह इस वक्त बिल्कुल घबराई हुई थी। पहले उसने कभी फील नहीं किया था कि बड़े भाई के गले लगाने से और सिर को सहलाने से कितना प्रोटेक्टिव फीलिंग्स आती है। वो तो अपनी गार्ड्स डाउन करने वाली थी, अपनी अलर्ट जोन से बाहर आने वाली थी। और इस हड़बड़ी में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वेदांत ने उसकी एक बाल ले लिया था। वेदांत ने बस धीरे से बाल ले लिया था। उसे लगा अगर थोड़ा भी जोर हुआ तो उसकी प्रिंसेस को दर्द होगा, इसलिए उसने सहलाकर जो टूट गया था उसे ही ले लिया। वेदांत खुश होकर बोला, जब सबको भाई, डैड और मोम को पता चलेगा कि प्रिंसेस को सबसे पहले मैंने गले लगाया है तो सब जल बुनकर राख हो जाएंगे, है ना? बहुत मजा आएगा उन सबको चिढ़ाने में। फिलहाल पहले मुझे अपनी प्रिंसेस की बाल को भाई के पास पहुंचाना है। वेदांत को नहीं पता था कि विराज ने ऑलरेडी विक्रम से मदद मांगकर अंशी की बाल ले ली थे। उसने जल्दी से अपने विराज भाई को फोन किया, पर विराज तो इस वक्त हॉस्पिटल में अर्नव के केबिन में बैठा हुआ था और बेसब्री से इस वक्त डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था। और वो इतनी हड़बड़ी में आया था कि फोन को कार में ही छोड़कर आ गया था। नीचे कार के इस वक्त मिहिर बैठा हुआ था, वो विराज के साथ आया था। तभी विराज का फोन रिंग करने लगा तो मिहिर ने पीछे देखा। पीछे की सीट पर विराज का फोन पड़ा हुआ था। जब उसने देखा बोस को वेदांत का कॉल आ रहा है, उसने सोचा कोई अर्जेंट होगा, इसलिए वह कार से उतरकर पीछे आ गया और कॉल रिसीव कर लिया। वेदांत ने जब पूछा कि इस वक्त विराज भाई कहाँ हैं, तो मिल ने बता दिया इस वक्त वो हॉस्पिटल में है और अर्नव सर से मिलने आए हैं। वहीं वेदांत ने जब सुना कि उसके भाई इस वक्त हॉस्पिटल में है तो वो खुश हो गया। उसे पता था कि पिछली बार अर्नव भाई ने ही तन्वी के साथ मोम डैड का डीएनए टेस्ट किया था, इसीलिए अर्नव भाई को तो पहले से ही सब कुछ पता होगा। अब जब भाई भी इस वक्त वहीं पर है तो वेदांत ने फोन रख दिया और जल्दी से भागते हुए बाहर चला गया। अर्नव का हॉस्पिटल वहां से ज्यादा दूर नहीं था, वो 20 मिनट में पहुंच सकता था, इसलिए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया ताकि जल्दी डीएनए टेस्ट हो सके। 20 मिनट बाद वो हॉस्पिटल के पार्किंग में पहुंचा। जब मेहर की नजर विधान पर पड़ी, वो उससे कुछ कहता, उससे पहले ही वेदांत कार से उतरकर अंदर भाग गया। मिहिर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वेदांत को हुआ क्या है। उसने कंधे उचका दिया और फिर से जाकर
ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं वेदांत जल्दी से जाकर अर्नब के केबिन में पहुंच गया। इस वक्त विराज बैठकर अर्नब के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब कैबिन का डोर ओपन हुआ तो उसे लगा अर्नब आया है, पर जब वेदांत अंदर आया तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो उसे देखते हुए पूछा, क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज को समझ में नहीं आ रहा था कि वेदांत इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। वेदांत जल्दी जाकर उसके पास वाली चेयर पर बैठकर गहरी सांस लेकर बोला, भाग कर आया हूं, थक चुका हूं। फिर अंशी की बाल को निकालते हुए बोला, भाई ये मैंने आज प्रिंसेस की डीएनए सैंपल ले लिया और आपको पता है मैंने उसे हग भी किया और उसके सिर को प्यार से सहलाया। वो फीलिंग्स बेहद अच्छी थी। उसकी बात सुनकर विराज को जलन हो रही थी कि वो बड़ा भाई है, फिर भी प्रिंसेस को सबसे पहले सबसे छोटे भाई वेदांत अपने हक किया। वेदांत तो सबसे छोटा था, उसकी बड़ी तो सबसे आखिर में आनी चाहिए थी। आपने भाई को जलते हुए देखकर वेदांत फिर भाई को और भी जलाने के लिए कलाज में जो जो हुआ सब कुछ बता दिया। इस वक्त तो विराज और भी जल भुनकर जैसे कोयला हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को गले लगाने की? उसे गले लगाने का सबसे पहला हक मेरा होना चाहिए था। वेदांत ने टेडी स्माइल की और बोला, आप बस मुझसे जल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। वैसे भी अगर मैं हमारी प्रिंसेस के करीब नहीं जाता तो मैं उसकी हेयर सैंपल कैसे लेता? उसकी बात सुनकर विराज दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, मैंने तो ऑलरेडी प्रिंसेस की डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया है, अभी अर्नब डीएनए टेस्ट करने गया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा प्रिंसेस के करीब जाने को? जरूर तुम्हारे गले लगाने से वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। अपने भाई की बात सुनकर वेदांत थोड़ा हैरान था, फिर भी मुंह बनाकर बोला, तो क्या हुआ, वो मेरी प्रिंसेस है, वो गुस्सा हो गई तो भी मैं उसे मना लूंगा। आपको मेरी नहीं खुद के बारे में चिंता करना चाहिए। मैं तो धीरे धीरे अपनी प्रिंसेस की ओर करीब चल जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों एक ही कुलाज में हैं। पर आप हमारी प्रिंसेस की ज्यादा करीब नहीं जा पाओगे। तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? वह मेरी प्रिंसेस है। विराज गुस्से से उठ गया। तभी अर्नब अंदर आया और उन दोनों भाई को लड़ता देख बोला, तुम दोनों क्या झगड़ा कर रहे हो? ये मेरी केबिन है, यहाँ पर झगड़ा मत करो। ये लो रिपोर्ट। इतना कहकर उसने रिपोर्ट टेबल पर रख दिया तो दोनों भाई अपना झगड़ा भूलकर रिपोर्ट उठा लिया। दोनों ने रिपोर्ट की एक एक तरफ से पकड़ रखा था और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो पहले मैं देखूंगा। पर विराज की गुस्से से भरी आंखों को देखकर वेदांत, जो आपने विराज भाई से थोड़ा डरता था, उसने रिपोर्ट छोड़ दिया और रिपोर्ट देखने के लिए उसके पास ही खड़ा हो गया। विराज ने रिपोर्ट को खोलकर पढ़ और जैसे ही उसकी नजर रिजल्ट पर पड़ी, जहां डीएनए मैच में 99% पॉजिटिव दिखा रहा था, तो उन दोनों की आंखें छलक आई। अंशी सच में उनकी बहन थी और इसका प्रूफ इस वक्त उनके हाथ में उनके सामने था। उसकी प्रिंसेस, उनकी प्यारी सी बहन, जो इतने सालों तक उनसे दूर रही थी। उन दोनों का तो मन कर रहा था अभी के अभी जाकर अंशी को गले से लगा ले, उसे घर ले आए, उसे वो प्यार दे जो वो डिजर्व करती है। इस वक्त उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उसे गलत नजरों से बचाना चाहते थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।